नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको कुछ टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में कुछ मेरे आइडियाज़ आपसे शेयर करने वाला हूँ। मार्च का महीना शुरू हो चुका है। हर फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग में ये लास्ट के जो 1-2 महीने रहते हैं, जब फरवरी और मार्च के महीने, तब बहुत से लोग सडनली टैक्स सेविंग के लिए जागरूक हो जाते हैं और बहुत ही एग्रेसिवली टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ताकि वो इस हर फाइनेंशियल ईयर का जो कोटा है टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट का, वो फुल कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बचा सके। और ऐसे वक्त पे आप देखते होंगे कि काफ़ी सारी जो इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह है, वो भी एग्रेसिवली उनका मार्केटिंग शुरू करते हैं। इंश्योरेंस के एजेंट्स भी एग्रेसिवली क्लाइंट्स को अप्रोच करते हैं टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स के लिए वगैरह। तो ये मौका ऐसा रहता है जब बहुत लोग बिना ज़्यादा सोचे समझे सिर्फ टैक्स सेविंग पे फोकस करके इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन मेरा एक वार्निंग है इस वीडियो में कि फोकस सिर्फ टैक्स सेविंग पे नहीं होना चाहिए। टैक्स सेविंग के साथ साथ कौन सा ऑप्शन आपको बेटर रिटर्न्स दे सकता है, अल्टीमेटली ये आपका पैसा है जो आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स भी मायने रखता है। सिर्फ टैक्स सेविंग पे फोकस मत कीजिए, क्योंकि टैक्स सेविंग सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर का होता है। आने वाले सालों में वो पैसा कहीं ना कहीं अटका रहता है, और उस पर अगर आपको ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स नहीं मिले तो अल्टीमेटली आप लॉस में ही रहते हैं। तो सोच समझ के ये टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस चुनिए। सिर्फ टैक्स सेविंग पे फोकस मत कीजिए, उसके साथ साथ रिटर्न्स पे भी ध्यान दीजिए। तो इस वीडियो में मेरा पूरा फोकस इस चीज़ पे रहने वाला है कि आपको कुछ मेरे जो विचार है टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में, वो आपसे मैं फ्रैंकली शेयर कर सकूं। और इस वीडियो के सेकेंड लास्ट स्लाइड में मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल भी रखूंगा कुछ कैलकुलेशंस करके, जिससे आपको बहुत ही ईजीली डिसीजन करने में आसानी होगी कि कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए बेटर है। ओके, सो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो सबसे पॉपुलर टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो मेजॉरिटी लोग पहले सबसे पहले सोचते हैं, वो है इंश्योरेंस। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस का एडवर्टाइजमेंट सबसे ज़्यादा होता है ऐसे पीरियड में। फरवरी और मार्च के महीने में आप टीवी पे भी हो या इंटरनेट पे भी हो या फिर एजेंट्स के थ्रू हो, इंश्योरेंस का मार्केटिंग बहुत ही एग्रेसिवली किया जाता है एज अ टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। इसीलिए इंश्योरेंस ये सबसे पॉपुलर टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन जाता है, सिर्फ एक रीजन की वजह से, क्योंकि एजेंट्स उसमें बहुत एग्रेसिव होते हैं, कंपनीज उसमें बहुत एग्रेसिव होते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इंश्योरेंस इज अ वेरी बैड इन्वेस्टमेंट। याद रखिए, मैं एज एन इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूँ। इंश्योरेंस हर इंसान ने करना चाहिए, लेकिन एज प्योरली एज एन इंश्योरेंस। ओके, टर्म इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। ऐसे हर इंसान ने लेना चाहिए जिनके ऊपर किसी ना किसी तरीके से डिपेंडेंट्स है। ओके, सो हर इंसान ने इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए, लेकिन टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट का लेना चाहिए। लेकिन अगर आप एज एन इन्वेस्टमेंट अगर इंश्योरेंस में पैसा डाल रहे हैं, तो आप सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि ये वीडियो हो सकता है बहुत से जो इंश्योरेंस एजेंट्स है उनको बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला, लेकिन अगर आप एज एन इन्वेस्टर है, ओके, अगर आप अपना पैसा अगर इंश्योरेंस प्लान में डाल रहे हैं, तो आप कुछ हद तक बेवकूफ़ी कर रहे हैं। ओके, टर्म पॉलिसी जरूर लीजिए। अगर आपके ऊपर किसी ना किसी तरीके से डिपेंडेंस है, तो आपने टर्म पॉलिसी जरूर लेना चाहिए। उसमें मैं बिल्कुल ना नहीं बोल रहा, उसकी बिल्कुल ज़रूरत है। लेकिन अगर एज प्योरली एज एन इन्वेस्टमेंट अगर आप इंश्योरेंस में पैसा डाल रहे हैं, तो आप डेफिनेटली एजेंट का भला कर रहे हैं, आपका अपना भला नहीं कर रहे। ओके, सो इंश्योरेंस अनफॉर्चुनेटली सबसे पॉपुलर टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है आज इंडिया में, लेकिन सबसे वर्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी होना चाहिए एक्चुअली। अभी सेकंड ऑप्शन जो पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, मेरे हिसाब से ये बेस्ट ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनको कोई भी किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना। ओके, उनको एक गारंटीड रिटर्न्स की ज़रूरत है, या फिर उनको कोई भी इक्विटी रिलेटेड रिस्क नहीं लेना है, तो उनके लिए पीपीएफ ये बेस्ट ऑप्शन है, दो रीजंस की वजह से। एक तो ये पैसा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गारंटीड रहता है, रिटर्न्स जो रहते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गारंटीड रहते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला कि कब इंटरेस्ट नहीं आया, बैंक डूब गई वगैरह, ऐसा कुछ होने नहीं वाला। दूसरा, इसमें सबसे टैक्स एफिशिएंट भी ऑप्शन है ये।
क्योंकि इसमें आप सिर्फ जो 80C के अंडर जो पैसा डालते हैं हर साल, वो भी टैक्स फ्री होता है, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आपको ओवर द ईयर्स मिलता है वो भी टैक्स फ्री रहता है। सो आप जब विड्रॉ करते हैं 15 साल बाद, याद रखिए इसका एक ही नेगेटिव पार्ट है, वो है उसका 15 साल का लॉक इन, यानी कि आप जो भी पैसा डालते हैं वो 15 साल के लिए गवर्नमेंट के पास लॉक हो जाता है। सो 15 साल के बाद आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, और टैक्स एफिशिएंट इसीलिए भी है क्योंकि जब आप विड्रॉ करेंगे तब भी आपको वो पूरा अमाउंट जो है वो टैक्स फ्री रहेगा। तो ये इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज, दो एडवांटेज, एक तो गारंटीड रिटर्न्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको देगा, और दूसरा टैक्स एफिशिएंट भी है। सिर्फ एक नेगेटिव है 15 साल का लॉक इन। सो ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जो जानते हैं कि आने वाले 15 साल उनको उनका रेगुलर इनकम चालू रहने वाला है, और उनको किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट रिस्क नहीं लेना है। उनको एक स्टेडी रिटर्न्स जो हो सकता है शेयर मार्केट से कम मिले चलेगा, लेकिन फिर भी वो स्टेडी रिटर्न्स उनको लॉन्ग टर्म में चाहिए, तो उनके लिए पीपीएफ ये बेस्ट ऑप्शन है। तीसरा और चौथा जो ऑप्शन मैंने मेंशन किया है पोस्टल सेविंग स्कीम और 5 ईयर फिक्स डिपॉजिट। पोस्टल सेविंग स्कीम भी काफ़ी सालों से ऑप्शन अवेलेबल है। आजकल मेरे हिसाब से अर्बन एरियाज़ में पोस्टल सेविंग स्कीम ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन स्मॉलर टाउन्स और रूरल एरियाज़ में अभी भी पोस्टल सेविंग स्कीम में बहुत लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। 5 ईयर फिक्स डिपॉजिट ये तो रिसेंटली जो ये ऑप्शन अवेलेबल हुआ है पिछले कुछ सालों से, लेकिन मेरे हिसाब से ये दोनों भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो है वो काफ़ी पुअर रिटर्न्स देते हैं। तो मेरे हिसाब से लोगों ने, जिनके पास भी दूसरा ऑप्शन कोई हो, तो ये दोनों ऑप्शंस अवॉइड करने चाहिए। एक तो रीज़न 5 ईयर फिक्स डिपॉजिट का ये भी है कि भले ही आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है उसके ऊपर आपका टैक्स बच जाता है, लेकिन उसके ऊपर जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्स फ्री नहीं होता। ओके, सो वो इंटरेस्ट इनकम जो है वो आपके टैक्सेबल इनकम में ऐड हो सकता है, प्रोवाइडेड वो एक सर्टन लिमिट के ऊपर हो। ओके, सो ओवरऑल रिटर्न्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो पोस्टल सेविंग स्कीम और 5 ईयर फिक्स डिपॉजिट ये दोनों भी ऑप्शंस मेरे हिसाब से लोगों ने इग्नोर करने चाहिए। अभी ELSS की बात करते हैं। ELSS मैंने यहाँ पे 5th नंबर पे लिखा हुआ तो है, लेकिन रिसेंटली फॉर्चुनेटली इसमें थोड़ा सा पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है। ELSS का फुल फॉर्म है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। बेसिकली इसका अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ तो ये एक म्यूचुअल फंड स्कीम है जो शेयर मार्केट में पैसा लगाती है, और इसके ऊपर आपको 80C सेक्शन के अंडर टैक्स सेविंग भी हो सकता है। यानी कि आप जो 1.5 लाख का 80C का जो सेक्शन 80C का जो लिमिट है वो पूरा का पूरा अमाउंट भी अगर ELSS में डाले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके ऊपर पूरा आपको टैक्स सेविंग का जो बेनिफिट है वो मिलता है। उसके कुछ और बहुत ही बढ़िया बेनिफिट्स ये है कि एक तो शेयर मार्केट में वो पैसा इन्वेस्ट होने की वजह से रिटर्न्स काफ़ी बेटर मिल सकते हैं। याद रखिए, मैं अभी भी सब लोग जानते भी होंगे कि शेयर मार्केट में रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती। यानी कि जैसे पीपीएफ में या फिर पोस्टल सेविंग स्कीम में या फिक्स डिपॉजिट में जैसा आपको पहले से पता रहता है कि आपको कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है, कितना रिटर्न्स उसके ऊपर मिलने वाला है, वैसा इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी कि म्यूचुअल फंड, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड जो है वो पैसा वो शेयर मार्केट में लगाते हैं, उस वजह से उस पर कोई भी गारंटी नहीं है। आप जिस कंपनी का म्यूचुअल फंड स्कीम या ELSS स्कीम जो आप चूज करते हैं उसके फंड मैनेजर के परफॉर्मेंस के ऊपर जाता है कि वो कितना रिटर्न्स वो जनरेट कर सकता है उसके टोटल जो फंड्स उसके पास अवेलेबल है उसमें से। तो उसकी रिटर्न्स की कोई गारंटी न होने के बावजूद ELSS आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स दे सकता है। मैं आने वाले स्लाइड में आपको कुछ एक्चुअल नंबर्स भी दिखाऊंगा जो पास्ट रिकॉर्ड्स आपको दिखाएगा। सो रिटर्न्स काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं डेफिनेटली। और दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि उसका लॉक इन जो है वो सिर्फ 3 साल का है। ओके, सिर्फ 3 साल का, यानी कि 3 साल बाद आप उस कैपिटल को कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन मैं रेकमेंड तो यही करूंगा कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। 3 साल ही नहीं, 3 साल से ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हैं। लेकिन अगर आप 3 साल बाद अगर रियलाइज करें कि आपने जो ELSS स्कीम जो चुनी थी वो अगर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, कोई और स्कीम बेटर रिटर्न्स दे सकती है या दे रही है या परफॉर्मेंस बेटर दे रहा है, तो आप स्विच कर सकते हैं। सो 3 साल का ही लॉक इन है। 3 साल के बाद आपके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं या चाहे उसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं। ओके, सो आने वाले स्लाइड में मैं आपको ELSS स्कीम्स के कुछ रिटर्न्स जनरेट जिन्होंने किया है उसके कुछ फिगर्स आपको दिखाने वाला हूं।
तो इस स्लाइड में मैंने बेसिकली टॉप 10 या टॉप 11 ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम जो है अलग अलग कंपनीज के, म्यूचुअल फंड कंपनीज के, उसके फिगर्स आपके सामने रखे हैं। तो मैं रेकमेंड करूंगा आप ये वाला कॉलम देखिए, 5 ईयर रिटर्न्स, ओके, लास्ट 5 ईयर, ये सबसे लॉन्ग टर्म वाला जो कॉलम दिख रहा है। तो ये उसका डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने ये पूरी लिस्ट अरेंज की है। ओके, ये आज संडे है, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने ये कल जनरेट किया था लिस्ट। सो कल के नंबर्स के ऊपर है ये। तो आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट रिटर्न्स, 5 ईयर रिटर्न्स जो है वो 22.3% पे आपको दिख रहा है। याद रखिए, ये जो 1 ईयर से ज्यादा ड्यूरेशन वाले जो रिटर्न्स है वो एनुअल रिटर्न्स है, यानी कि कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न्स है, यानी कि हर साल 22% का एवरेज उन्होंने ग्रोथ दिखाया है। एवरेज, ऑब्वियसली शेयर मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती, मैं आपको कह रहा हूं, ये उसके फंड मैनेजर के ऊपर जाता है कि वो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेता है, अलग अलग शेयर्स में बाइंग सेलिंग करता है, या कौन से शेयर्स खरीदने चाहिए, कब खरीदने चाहिए, ये सब डिसीजन वो फंड मैनेजर लेता है। तो उस फंड मैनेजर के परफॉर्मेंस के हिसाब से आप देख सकते हैं कि अलग अलग ELSS स्कीम्स के रिटर्न्स अलग बहुत ही डिफरेंट भी है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि टॉप रिटर्न्स जनरेट जिसने किए, उसने 22.3% एनुअल रिटर्न्स पिछले साल 5 साल में जनरेट किए हैं। और अगले अगर 4-5 नाम भी अगर आप देखें तो उनके भी रिटर्न्स कुछ 18% के आसपास है। ओके, सो 18% या 17% या 16% भी अगर आप देखें, यहाँ पे टॉप 10 में ऑलमोस्ट सारे के सारे फिगर्स 16% या उसके ऊपर है। तो ऐसे रिटर्न्स अगर आपको मिल सकते हैं टैक्स सेविंग के साथ, तो आपने कहीं और क्यों जाना चाहिए। ओके, ये टॉप 11 फंड्स है, और जो 5 ईयर रिटर्न फिगर्स है, अगर 5 साल में वो ऐसे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, तो हो सकता है लॉन्गर टर्म, यानी कि 10 साल या 15 साल के ड्यूरेशन में भी ऐसे या इसके आसपास के रिटर्न्स वो लोग डेफिनेटली जनरेट कर सकते हैं। सो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एज अ टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी ELSS आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा मेरे हिसाब से। ओके, अभी कुछ लोग कहेंगे कि इसमें टैक्स अभी लगना शुरू हो गया है रिसेंटली, पिछले 1 या 2 साल से उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स लगता है। उस वजह से काफी हो सकता है इंश्योरेंस एजेंट्स आपको बोलेंगे कि ELSS एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, आपको काफी टैक्स देना पड़ेगा जब आप उसको सेल करेंगे। तो आने वाले स्लाइड में वो एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि डिस्पाइट टैक्स, यानी कि अगर भले ही वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स भी भरना पड़े, तो भी ELSS एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होने वाला है। क्यों, वो आने वाले स्लाइड में अब देखते हैं। अभी इस एग्जाम्पल में मैंने 2 इंसानों के एग्जाम्पल्स लिए कि मान लीजिए कि एक पर्सन ए है जो 1.5 लाख, जो सेक्शन 80C का जो एनुअल लिमिट है, वो पूरे के पूरे 1.5 लाख वो PPF, मेरे हिसाब से जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है, जो गारंटीड रिटर्न्स देने में बेस्ट ऑप्शन जो है वो PPF है मेरे हिसाब से। ओके, सो 1.5 लाख पूरे के पूरे अमाउंट वो PPF में डालता है। अभी उसमें 15 साल का लॉक इन है, तो 15 साल के लिए उस पे PPF का जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिटर्न्स रेट ऑफ इंटरेस्ट अनाउंस करता है हर साल, उतना उसको मिलेगा। आज मेरे ख्याल से वो 7 या 7.1% के आसपास है, लेकिन वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होते रहता है। तो एज्यूम कर रहा हूं मैं कि 7.5% का एवरेज इंटरेस्ट रेट अगर उसको अगले 15 साल में मिलेगा। ओके, सो 7.5% कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न्स, यानी कि हर साल 7.5% ऐड होने के बाद फिर से अगले साल इंक्रीज कैपिटल पे उसको 7.5% मिलेगा। तो ऐसा कैलकुलेशन करने के बाद मैंने देखा कि उसके 15 साल के बाद जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 4.4 लाख के पास जाएगी। ओके, सो 1.5 लाख की जो इन्वेस्टमेंट है 15 साल के लिए, अगर उसको 7.5% पर एनम के इंटरेस्ट रेट अगर मिलता है कंपाउंडेड, तो 15 साल बाद उसकी वैल्यू जो है 1.5 लाख की वैल्यू जो है वो 4.4 लाख होगी, और ये कंप्लीटली टैक्स फ्री होगी। सो PPF जिनको गारंटीड रिटर्न्स चाहिए उनके लिए PPF एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अब ELSS की बात करें, सपोज एक दूसरा आदमी है, पर्सन बी, उसने पूरे के पूरे 1.5 लाख एक अच्छे ELSS स्कीम में डाले, अच्छे ना से एक एवरेज ELSS स्कीम में भी डाले, यानी कि टॉप 10 में से कोई भी उसने एक नाम चुना और उसमें उसने 1.5 लाख पूरे के पूरे डाल दिए सपोज, और 3 साल के बाद भले ही उसको लॉक इन खत्म हो जाता है और वो विड्रॉ कर सकता है, लेकिन मान लीजिए कि वो 15 साल के लिए उसमें इन्वेस्टेड रहता है।
ओके 15 साल के लिए, क्योंकि ऊपर पीपीएफ में भी 15 साल का लॉक इन था, तो यहाँ पे भी मैं 15 साल का एक इन्वेस्टमेंट पीरियड पकड़ रहा हूँ। भले ही उसका लॉक इन 3 साल में खत्म हो जाता है, 3 साल के बाद उसकी पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो चेंज कर सकता है, किसी और फंड में स्विच भी कर सकता है। लेकिन मान लीजिए कि उसने स्विच नहीं किया, 15 साल तक उसी में इन्वेस्टेड रहा। एवरेज रिटर्न्स मैंने कैलकुलेशन के लिए सिर्फ 12.5% पर एनम के पकड़े हैं। आपने पिछले वाले स्लाइड में देखा था कि टॉप 10 या टॉप 11 जो ईएलएसएस स्कीम्स थे, उन्होंने पिछले 5 सालों में मिनिमम 16% के रिटर्न्स, एनुअल रिटर्न्स दिए हैं, जनरेट किए, दिए नहीं मतलब जनरेट किए हैं। तो यहाँ पे मैं मेरे कैलकुलेशन के लिए सिर्फ 12.5% पर एनम के रिटर्न्स एज्यूम कर रहा हूँ, और 15 साल में इस रेट ऑफ रिटर्न्स के ऊपर उसकी जो वैल्यू है 1.5 लाख रुपीस की जो इन्वेस्टमेंट है, उसकी वैल्यू 15 साल बाद 8,78,000 के नजदीक जा रही है। ओके, सो यहाँ पे आपने पीपीएफ में देखा था कि 7.5% के एवरेज रिटर्न्स पे उसकी वैल्यू 4.44 लाख्स पे जा रही थी, और यहाँ पे 12.5% के एवरेज रिटर्न्स पे वो 8.78 लाख्स पे पहुंच गई है। ओके, मैंने सिर्फ 12.5% एज्यूम किया है, ये बिलो एवरेज रिटर्न्स है एक्चुअली, क्योंकि बाकी मेजॉरिटी ईएलएसएस स्कीम्स आपको इससे बेटर रिटर्न्स जनरेट करते हैं लॉन्ग टर्म में, लेकिन 12.5% भी अगर मिलता है आपको तो 8.78 लाख्स की उसकी वैल्यू हो जाएगी। अब टैक्स का कैसा है कि अगर आप 15 साल बाद ये आदमी पर्सन बी जो है वो पूरे के पूरे ईएलएसएस की यूनिट्स बेच देता है, ओके पूरे यूनिट्स बेच देता है, पूरे 8.78 लाख्स का इन्वेस्ट वैल्यू जो है वो बेच देता है, तो उसको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, वो भी सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर। याद रखिए प्रॉफिट के ऊपर, यानी कि इस 1.5 लाख्स के और 8.78 लाख्स का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस के ऊपर उसको 10% का टैक्स बैठेगा। सो वो डिफरेंस अगर आप देखें तो वो अप्रोक्सीमेटली 7.2 या 7.3 लाख्स का है। ओके, सो इस 7.3 लाख्स के ऊपर अगर 10% का टैक्स होता है तो वो अप्रोक्सीमेटली 72 या 73,000 का टैक्स पड़ेगा। वो माइनस करने के बाद भी उसके पास कम से कम 8 लाख रुपीस बचेंगे, यानी कि उसकी जो 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट है वो 15 साल में इतने कम रिटर्न्स पे भी, यानी कि ईएलएसएस के एवरेज रिटर्न से भी कम वाला मैंने फिगर पकड़ा है कैलकुलेशन के लिए, उस पे भी उसको 8 लाख रुपीस जनरेट कर सकता है, जो पीपीएफ से काफी ज्यादा है। ओके, सो किसी और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से भी ये डेफिनेटली बेटर है। अब कुछ लोग कहेंगे कि यूलिप्स, यानी कि इंश्योरेंस में यूलिप्स म्यूचुअल फंड के जैसे ही है, लेकिन आपके एक सिंपल बात बता दूं, दो बातें इसमें, कि सबसे पहली बात कि यूलिप पे एजेंट को कमीशन काफी हेल्दी रहता है। ओके, किसी भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट पे एजेंट कमीशन बहुत ही हेल्दी रहता है। याद रखिए वो एजेंट का कमीशन आपके इन्वेस्टमेंट कैपिटल में से ही जाता है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अपने जेब में से एजेंट को पैसा नहीं देती। आप जितना प्रीमियम पे करते हैं उस प्रीमियम में से ही वो माइनस होगा एजेंट कमीशन, और बचा हुआ अमाउंट इन्वेस्ट होगा एक्चुअल में, और उसके ऊपर आपको रिटर्न्स मिलेंगे। तो वो भी अगर शेयर मार्केट में जा रहे होंगे तो उसको भी ईएलएसएस जितने ही अगर रिटर्न्स मिले तो आपका कैपिटल ही थोड़ा कम गया है, क्योंकि एजेंट कमीशन ऑलरेडी माइनस होके फिर गया है। दूसरी बात, अगर आप सिंपल एक गूगल पे सर्च करें कि यूलिप के चार्जेस कितने होते हैं, ओके, सो यूलिप चार्जेस करके आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कई अलग अलग नामों से यूलिप के ऊपर आपके चार्जेस लगते रहते हैं। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन हो या फंड मैनेजमेंट हो या कुछ और नामों से, कई नामों से अलग अलग चार्जेस आपको माइनस होते रहते हैं। तो एक्चुअल में आपका जो कैपिटल इन्वेस्ट होता है और जिसके ऊपर आपको रिटर्न्स मिलता है वो आपके एक्चुअल कैपिटल से थोड़ा कम ही रहता है। यहाँ पे ईएलएसएस में वैसा नहीं होता। ईएलएसएस में जो फंड मैनेजमेंट चार्ज या फिर एक्सपेंस रेशियो जो है वो बाकी म्यूचुअल फंड स्कीम्स जैसा ही रहता है, वो अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2% के रेंज में ही रहता है, जो यूलिप्स के मुकाबले काफी कम है। यानी कि आपके ऑलमोस्ट एंटायर कैपिटल पे आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं, वहां पे यूलिप में काफी चार्जेस आपके माइनस होने के बाद बचे हुए कैपिटल पे आपको रिटर्न्स मिलते हैं, तो वो फर्क डेफिनेटली पड़ेगा। सो लॉन्ग टर्म में 10 साल 15 साल के ड्यूरेशन में आपको यूलिप्स के मुकाबले
ELSS ज़्यादा बेटर ऑप्शन डेफिनेटली है। दूसरा एक एडवांटेज ये है, यूलिप में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक ही कंपनी के फंड्स ऑप्शंस के साथ चलना पड़ेगा आगे। यहाँ पे ELSS में आप हर साल अलग ELSS स्कीम चूज कर सकते हैं, या एक ही साल में आप 2 या 3 अलग अलग ELSS स्कीम्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ELSS स्कीम्स अलग अलग कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, वो चेक करके स्टडी करके आप हर साल डिसीजन चेंज कर सकते हैं, किसी नए ELSS स्कीम में नया कैपिटल डाल सकते हैं। हाँ, एक बार आप कैपिटल डालते हैं वो 3 साल के लॉक इन रहता है, लेकिन हर साल का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो आप चाहे तो नए ELSS स्कीम में डाल सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको मिल जाती है, ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टेड रहता है, इसीलिए आपको रिटर्न्स भी ज़्यादा बेटर मिल सकते हैं। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो है वो सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर के अमाउंट पे 10% चार्ज होता है, वो भी तब जब आपके किसी एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज़्यादा का आप प्रॉफिट बुक करते हैं तब। ओके, अगर आप विड्रॉल के टाइम पे अगर वो मैनेज करें कि आपका जो एनुअल प्रॉफिट आप बुक कर रहे हैं वो अगर 1 लाख के अंदर है तो आपको वो टैक्स भी नहीं लगेगा। ओके, सो टैक्स के इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के डर से आप ELSS अवॉइड मत कीजिए। ELSS मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, स्पेशली उनके लिए जो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं। ओके, थोड़ा सा रिस्क डेफिनेटली है, लेकिन लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट ज़्यादा रिटर्न्स डेफिनेटली दे सकता है। लॉन्ग टर्म में मतलब मैं सिर्फ 3 साल की नहीं बात कर रहा हूँ, 5 साल 10 साल या 15 साल के ड्यूरेशन के आप सोच के इन्वेस्ट कीजिए, आपके लिए ये डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो अगर आपको मेरे वीडियोस, अभी तक आपने जो भी मेरे वीडियोस देखे वो अगर सेंसिबल और यूजफुल लगे हैं तो मुझे एक मौका आप दे सकते हैं। आपके लिए टैक्स बचाने के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और रिटर्न्स भी अगर अच्छे पाना चाहते हैं तो आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपके लिए ELSS स्कीम में इन्वेस्टमेंट मैनेज कर सकता हूँ। आप मेरे नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस दोनों दिए हुए हैं, आप मुझे इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपके इन्वेस्टमेंट अगर मैं मैनेज करूंगा तो मुझे एक छोटा सा उसमें से कमीशन डेफिनेटली मिलेगा, जो मुझे मदद करेगा कि मेरी रिसर्च एक्टिविटी है वो मैं कंटिन्यू कर सकूं और आपके लिए कुछ ऐसे यूजफुल वीडियोस और लाते रहूं।